पैसिव वॉइस, और आज हम आ रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कुछ स्पेशल केसेस को लेके। एंड हमने लास्ट क्लास में पिछले रूल तक किया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 6 से। ओके, सो रूल नंबर 6 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को टैकल करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो अभी तक मैं आपको जो कंप्लीट कराते आई हूँ वो बेसिक्स थे, अब बेसिक से हम आ रहे हैं एडवांस लेवल में, ताकि आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हर तरीके के क्वेश्चंस को डील कर सकें। ओके, चलिए देखते हैं हमारा रूल नंबर 6 क्या है। मैंने ये आपकी सुविधा के लिए बाइफरकेट कर दिया है, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आप वन स्टेप एट अ टाइम लेते हुए एक एक टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकें व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो चलिए रूल 6 क्या बोल रहा है। रूल 6 बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है? रूल नंबर 6 बेसिकली बात कर रहा है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। कौन से हेल्पिंग वर्ब? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। ठीक है, तो इन हेल्पिंग वर्ब को ध्यान से देखिए। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। देखिए क्या बोल रहा है, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड के बाद वर्ब आता है, उन्हें पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब वैसा ही रखते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं और अंत में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ तक कि टेंस में भी होता है कि मेन वर्ब तो होता है, लेकिन मेन वर्ब के साथ कई बार हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से एड्रेस कर रहे हैं हम? कैन, कुड। मान लीजिए कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और उसके बाद आ रहा है मेन वर्ब। ठीक है, अब अगर हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब को जस्ट का तस लिखेंगे। ठीक है, जैसा हेल्पिंग वर्ब होगा बिल्कुल वैसा की वैसा रखेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा? बी, बी ई बी। ठीक है, तो उसके बाद क्या लग जाएगा? बी, और लास्ट में हम क्या कर देंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो देखिए अभी आपको उतना क्लियर हो सकता है ना हो रहा हो, अभी एग्जांपल में आपको बताऊंगी तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1 देखिए, दे कैन हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू। तो ये बिल्कुल रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है? कैन दिया है, तो हमने बोला था कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इनमें से कोई भी हो सकता है, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है? हेल्प, है ना। तो ये है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। अब हमको इसे करना है कन्वर्ट किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में यू का यू ही रहेगा। ठीक है, यू का यू ही रहेगा, तो यू आ गया यहाँ पे, फिर यू कैन, कैन के बाद क्या लग जाएगा? बी, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? बी, और हेल्प की कौन सी फॉर्म लग जाएगी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म, मतलब हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो हेल्प्ड हो गया थर्ड फॉर्म, तो यू कैन बी हेल्प्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम, you can be helped by them, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, she should help सीता, तो ये भी बिल्कुल रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग अबाइड बाय कर रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? सीता आगे आ जाएगा, सीता, फिर should है, should लगेगा जस्ट का तस, फिर be लगेगा, फिर help का आगे क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। सीता should be helped by, she का क्या हो जाएगा? she का क्या हो जाएगा? her, सीता should be helped by her। So इस प्रकार से आप can, could, may, might, should, would वाले सेंटेंसेस को डील करेंगे जिसमें इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक मेन वर्ब भी होगा। समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे? चलिए अब हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 7 पे। देखिए रूल नंबर 7 को क्या बोल रहा है? रूल नंबर 7, कुछ वाक्यों में वर्ब to be, am, is, are, was, were के बाद अथवा has, have, had के बाद to के साथ verb आता है, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय is, am, are, was, were, has, have, had के बाद to be आता है और उसके बाद verb की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बिल्कुल सिमिलर केस ही बोल रहा है। इसमें अगेन कह रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किस हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है? am, is, are, was, were। अब इसके पहले हमने किसके बारे में बात की थी? can, could, may, might, should, would, इसकी बात की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कर, मान लीजिए कि am, is, are, was, were है। ठीक है, या तो फिर क्या है? has, have, had। ठीक, अब इसके बाद क्या आ रहा है? एक मेन वर्ब आ रहा है। तब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे हैंडल करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देख लीजिए एग्जांपल से, I am to help him, I am to help him। अब हमको इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही, तो हिम का हो गया ही। अब ही कैसा है? सिंगुलर है, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इज, राइट। एम तो सिर्फ आई के साथ आता है, तो आई एम टू हेल्प हिम, और हिम का ही हो गया, तो ही के साथ क्या आएगा? इज, तो ही के बाद आ गया इज, टू बी लग जाएगा इसके बाद, ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी, क्या लग जाएगा? टू बी।
इसके पहले हमने क्या देखा था, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड में सिर्फ बी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे इज, एम, आर या वाज, वर है या हैज, हैव, हैड है, तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ बी न लगा के क्या लगा रहे हैं, टू बी। क्यों? क्योंकि आई एम टू हेल्प हिम, यहाँ पे टू दिया है, राइट, ये बीच में टू दिया है एक इंफिनिटिव, राइट, तो आई एम टू हेल्प हिम, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट देख लीजिए, शी हैज टू हेल्प मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, शी हैज टू हेल्प मी, तो आई हो जाएगा, हैज की जगह आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव, टू का टू रहेगा, उसके बाद बी आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट देखिए, he was to bring you here, अब यहाँ पे was लगा, he was to bring you here, तो अब इसमें सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, क्या है इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट you है, राइट, और ये सब्जेक्ट था, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये इंफिनिटिव टू था, और ये मेन वर्ब था। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में, तो ये क्या हो जाएगा, you सबसे पहले आ जाएगा, you के साथ क्या लगेगा, was लगेगा कि were, were लगेगा, बिकॉज you is plural, ठीक है, तो you सेकंड पर्सन प्लूरल, तो you were, फिर टू लग जाएगा, to be, फिर bring का क्या लग जाएगा, थर्ड फॉर्म, brought, you were to be brought, फिर ये क्या है, here लिखा है here, by, he का क्या हो जाएगा, him, you were to be brought here by him, अंत में क्या लग गया, by him, समझ गए, he का him हो गया, समझ में आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें am, is, are, was, were, has, have, had के बाद to आ रहा हो, तो उसमें आप be और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, that is it, ठीक है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 8, कुछ वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ट्रांजिटिव वर्ब का काम करते हैं। अब देखिए सब एक्सेप्शनल रूल्स है, तो देखिए कुछ वाक्य ऐसे हैं जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब जब किसी प्रेपोजिशन के साथ आ जाते हैं, प्रेपोजिशन हमने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब किसी प्रेपोजिशन के साथ आ जाते हैं, ठीक है, तो वो किसका काम करने लगते हैं, किसका काम करने लगते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब का। तो मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास बताया था कि जब भी सेंटेंस का टाइप कैसा अफर्मेटिव सेंटेंस हो, मतलब जो सबसे साधारण प्रकार के वाक्य होते हैं अंग्रेजी भाषा में उस फॉर्मेट में हो, तो उसमें ये आवश्यक है कि वर्ब कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, मतलब सकर्मक क्रिया होना चाहिए, मतलब इट इज मैंडेटरी कि उस वर्ब का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता तक ना सीमित रहे, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट तक ना सीमित रहे, बल्कि सब्जेक्ट के अलावा अन्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान पर पड़े, ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है रूल नंबर 8, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसमें है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक प्रकार का प्रेपोजिशन भी लगा हुआ है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रेपोजिशन किसके जैसा काम कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनका कन्वर्जन होगा पैसिव वॉइस में, समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे हम करेंगे इसको टैकल, देख लीजिए। जैसे अब क्या होगा इसमें कि इसमें जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा ना, इसकी वास्तविक मतलब नहीं निकलेगा, ये इंट्रांजिटिव वर्ब जब किसी प्रेपोजिशन के साथ इकट्ठे लग जाएंगे ना, तो इनके मतलब में भी परिवर्तन आएगा, इनके अर्थ में भी परिवर्तन आएगा, आप समझ रहे हैं, ये चीज है इसको आइडेंटिफाई करने की। जैसे आप पहले एग्जांपल देखिए, शी लुक्स आफ्टर हिम, तो टेक्निकली लुक का मतलब क्या होता है, देखना, किसी वस्तु को या व्यक्ति को, किसी भी चीज को देखने को बोलते हैं हम लुक, लेकिन इसमें सिर्फ लुक्स नहीं दिया है, शी लुक्स आफ्टर हिम, शी लुक्स हिम नहीं दिया है, क्या दिया है, शी लुक्स आफ्टर हिम। तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस वर्ब के साथ आ रहा है प्रेपोजिशन, कौन सा प्रेपोजिशन, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, इन, इनटू, एट, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है, राइट, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा है इसको। सो शी लुक्स आफ्टर हिम, ठीक, तो शी लुक्स आफ्टर हिम ये हो गया प्रेपोजिशन, और ये टेक्निकली है इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन ये किसके साथ लग रहा है, प्रेपोजिशन के साथ, तो इसमें लुक्स का मतलब देखना नहीं है, इसमें लुक्स आफ्टर का मतलब क्या है, देख रेख करना, तो इसके साथ प्रेपोजिशन मतलब हो गया देख रेख, देखभाल करना, राइट, तो शी लुक्स आफ्टर हिम मतलब वह उसका ख्याल रखती है, उनकी देख रेख करती है, राइट, तो शी लुक्स आफ्टर हिम। तो चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब एक प्रेपोजिशन के साथ मिलकर किसका काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, सिमिलर है, देख लीजिए, हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब सबसे पहले ये टेंस आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सा टेंस है, शी लुक्स आफ्टर हिम, शी के बाद आ रहा है लुक्स, तो कौन सा है, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, राइट,
तो सिंपल प्रेजेंट है तो हिम का ही हुआ, ही के साथ क्या लगेगा इज, फिर आंख बंद करके क्या लगा लेंगे आप इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इज लुक्ड, फिर उसके तुरंत बाद प्रपोजिशन आना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब और ये प्रपोजिशन इकट्ठे मिलकर एक ट्रांजिटिव वर्ब का भाव क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए ठीक इस मेन वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया प्रपोजिशन, तो क्या हो जाएगा हिम का ही इज लुक्ड आफ्टर बाय, शी का क्या हो जाएगा समझ गए? दूसरे एग्जांपल को देखिए, आप कोशिश कीजिए, they laughed at him, they laughed at him, तो टेक्निकली स्पीकिंग laugh means क्या होता है? laughing, what is laughing basically? it is हंसना, but laughed at का मतलब क्या होता है? किसी का मजाक उड़ाना, राइट? तो they laughed at him, तो they ने किसके ऊपर laugh किया? him के ऊपर, him का मजाक उड़ाया, राइट? तो they laughed at him, तो अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। तब इसमें फिर देख लीजिए laughed at मतलब एक इंट्रांजिटिव वर्ब और एक प्रपोजिशन इकट्ठा मिलके एक मतलब निकाल रहा है अलग प्रकार का, है ना? और इस तरीके से एक ट्रांजिटिव वर्ब का रोल पूरा कर रहे हैं, इसमें इसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनेगा। तो दे लाव्ड एट हिम, ठीक है ना? तो आप समझ रहे हैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि तुरंत एक वर्ब के बाद आ रहा है प्रपोजिशन और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, तो उसको आप इसी तरीके से टैकल करेंगे आप, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हिम का ही हो जाएगा, ये लाफ्ड दिया है मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लग जाएगा? was, he was laughed, ठीक उसके बाद लग जाएगा at, by, देकर क्या हो जाएगा? then he was laughed at by them, समझ गए? तो this was rule number 8, I hope आपको समझ में आ गया हो, let me know, okay? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट में। अब ये देखिए ये एक और नया पार्ट आ गया, रूल नंबर 9 क्या बता रहा है? कि रूल नंबर 9 देखिए, कुछ वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो अभी तक हम क्या पढ़ते आए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या तो अगर स्पेशल केस में इंट्रांजिटिव वर्ब भी यूज हो रहा है तो वो एक प्रपोजिशन के साथ मिलकर ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। अभी तक हमने सिंगल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस को डील किया। अब ये कौन से क्वेश्चंस आ गए? दो ऑब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चंस आ गए, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स हो, सब्जेक्ट एक है, वर्ब है और दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? कहने का मतलब क्या? क्रिया का प्रभाव दो ऑब्जेक्ट्स पे पड़ रहा है, एक पर प्रत्यक्ष रूप से, एक पे अप्रत्यक्ष रूप से। अभी मैं आपको समझाऊंगी और समझ में आएगा। तो कुछ वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, डायरेक्ट या निर्जीव ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो होगा क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट है सजीव ऑब्जेक्ट, जो लिविंग बीइंग है जिसके अंदर जान है, वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? ध्यान रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसको बोल रहे हैं? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसको बोल रहे हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट को। जैसे शी टीचेस मी ग्रामर, तो शी तो सब्जेक्ट हो गया, टीचेस वर्ब हो गया, मी क्या है? मी है इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट, तो इसको दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट? और ग्रामर क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसे दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ ग्रामर निर्जीव अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी सजीव अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ गए? यही समझा रही थी। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस साधारण नियमों के अनुसार ही किया जाता है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस का कन्वर्जन भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अभी तक हम करते आए, ठीक है? ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस साधारण नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि सजीव अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के स्थान पर प्रायः प्रयोग करें, निर्जीव ऑब्जेक्ट को नहीं। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसी को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि वही तो काम करेगा। क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई काम कर सकता है? नहीं। सो टेक्निकली हम ऐसा ही करेंगे, ओके? ठीक, टेक्निकली हम अपनी ईज के लिए ऐसा ही करेंगे, ओके? पॉइंट टू बी नोटेड, अपने ईज के लिए करेंगे। अगर हम चाहें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा नियम कानून याद ना करने पड़े, जबरदस्ती हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़े, इस वजह से हम क्या करेंगे? हम इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट को अपना प्राइम फोकस बनाएंगे और उसी से पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे, ठीक है? जैसे देख लीजिए, शी टीचेस मी हिंदी, शी टीचेस मी हिंदी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें सबसे पहले हमारा पार्ट आ जाता है आइडेंटिफिकेशन का। तो शी क्या हो गई एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट। टीचर्स क्या हो गया? मेन वर्ब। अब मी मतलब क्या हो गया? ये
लिविंग बीइंग हो गया, लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, या तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं इसे हम। और दूसरा देखिए क्या लिखा है, हिंदी, शी टीचेस मी हिंदी, तो हिंदी क्या हो गया, हिंदी हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, राइट, या इसे हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। सिर्फ शब्दावली है, शब्दावली को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, ठीक है। शी टीचेस मी हिंदी, इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन पहला चरण तो कर लिया, अब हमको इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था, पैसिव वॉइस में हम किससे पैसिव वॉइस सेंटेंस की स्टार्ट करेंगे, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो इसमें लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, मी, है ना, मी। तो मी को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई, आई। अब आगे हमको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वर्ब किसके अनुसार लगेगा, एक तो आई के अनुसार लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, ये जानने के लिए हमको एक्टिव वॉइस का टेंस जानना भी जरूरी है। तो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, आई एम। टीचर्स का क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट, फिर क्या आ जाएगा, हिंदी बाय हर, समझ गए, आई एम टॉट हिंदी बाय हर। अब देख लीजिए दूसरा एग्जांपल, दे गेव यू अ प्राइज, ठीक, दे गेव यू अ प्राइज, तो दे सब्जेक्ट, गिव मेन वर्ब, यू क्या हो गया बताइए, लिविंग ऑब्जेक्ट, अ प्राइज, तो इसमें अ तो आर्टिकल है, प्राइज है तो आर्टिकल प्राइज के साथ ही जाएगा जहां भी जाएगा, ठीक है। तो इसको इकट्ठा ही ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट से व्हेन इट कम्स टू पैसिव वॉइस। तो यू से शुरुआत कर लीजिए। अब दे के बाद आ रहा है गेव, मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस इसमें लगा हुआ है, पास्ट टेंस, वो भी कौन सा, सिंपल पास्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू के साथ, यू प्लूरल है और सिंपल पास्ट है तो क्या लगा देंगे, वर, यू वर, फिर आंख बंद करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे, गिव, गेव, गिवन, तो यू वर गिवन, यू वर गिवन अ प्राइज, लास्ट में क्या हो जाएगा, बाय देम, समझ गए, यू वर गिवन अ प्राइज बाय देम, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए एक्टिव वॉइस, आई शैल गिव यू नेसेसरी हेल्प, आई शैल गिव यू नेसेसरी हेल्प। अब इसमें फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहली बात तो ये टेंस कौन सा है बताइए, ये है सिंपल फ्यूचर टेंस, आई के साथ यूजुअली शैल यूज करते हैं, ये वाला रूल लगा हुआ है। तो आई शैल गिव यू नेसेसरी हेल्प, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, शैल गिव हो गया हमारा क्या, वर्ब, ठीक है ना, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। यू हो गया हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट और नेसेसरी हेल्प, है ना। तो हेल्प कैसी है, नेसेसरी है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। हेल्प कैसी, नेसेसरी, आवश्यक मदद है, राइट। तो हेल्प इज नाउन एंड नेसेसरी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये दोनों इकट्ठे ही साथ में मूव होंगे, तो इन दोनों को ही कलेक्टिवली ले रही हूं, तो ये किसको दिखा रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। हेल्प तो नॉन लिविंग ही हुई ना। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो हम फिर से किससे स्टार्ट करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो देखिए क्या होगा, यू, टेंस हम आइडेंटिफाई कर चुके थे, सिंपल फ्यूचर टेंस था, तो यू के साथ क्या लग जाएगा, विल, ठीक है। यू के साथ अगर आप शैल भी लगाएंगे तो वो गलत नहीं है, ओके, बट ज्यादातर हम विल यूज करते हैं यू के साथ। तो यू विल, अब क्या है ये, अब ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है, तो सिंपल फ्यूचर के रूल पे आ जाइए, क्या हो जाता है, बी लग जाता है, यू विल बी, गिव का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गिवन, फिर क्या हो जाएगा, नेसेसरी हेल्प, फिर क्या हो जाएगा, बाय मी, यू विल बी गिवन नेसेसरी हेल्प, मतलब क्या आ गया, बाय मी, आई का मी बन गया, समझ पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू विल बी डीलिंग विद द स्पेशल केसेस ओवर देयर, ओके, क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है, वैसे यह जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के स्थान पर लें, वैसे ये जरूरी नहीं है क्या कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट के स्थान पर लें, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। तो मैंने शुरुआत में भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के स्थान पर लें, हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट के स्थान पर ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ पैसिव वॉइस फ्रॉम एक्टिव वॉइस, ठीक है। लेकिन उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको नए रूल सीखने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लिविंग ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पर काम लें।
फिर भी हम देख लेते हैं भाई, हमको मालूम रहना चाहिए, राइट? तो जैसे देखिए एक्टिव वॉइस में क्या लिख रहा है, ही टीचर्स मी हिंदी। क्या लिख रहा है, ही टीचर्स मी हिंदी। तो इसमें फिर से हम अपने नॉर्मल रूल के हिसाब से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ही इज सब्जेक्ट। टीचर्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। मी क्या हो गया, लिविंग ऑब्जेक्ट। और हिंदी क्या हो गया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो अब इसमें हम लिविंग ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाएंगे। आई, मी का क्या हो गया, आई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आई एम। टीचर्स का हो गया टॉट, आई एम टॉट। फिर आ गया हिंदी, बाय हिम। ठीक, तो ऐसे बनाते आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम कैसे बना सकते हैं, सीख लीजिए। नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ये वाला मेथड बेस्ट है, सबसे इजीएस्ट है, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं, वी शुड नो अबाउट इट एज वेल। ओके, तो हम इस बार क्या करेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट से सेंटेंस ना शुरू करके किससे शुरू करेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। तो इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी। अब टेंस तो वही रहेगा, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हिंदी कैसा होगा, सिंगुलर, तो हिंदी के साथ क्या आएगा, इज। तो हिंदी इज टॉट, हिंदी इज टॉट। ओके, अब हिंदी इज टॉट। अब यहाँ पे मी है लिविंग ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या बनेंगे, हिंदी इज टॉट टू मी बाय हिम। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, टू मी, हिंदी इज टॉट टू मी बाय हिम। इस प्रकार से भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रीपोजिशन की मदद से हो गया, हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन में आपको कि कहाँ टू लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट मेथड से अबाइड बाय कीजिए। तो आज के लिए इतने रूल्स काफी हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।